Assalamu alaikum dear student. Today we will discuss the pharmacology chapter first and we will follow the mini Kaizen book and you will enjoy each lecture of my pharmacology and I will try to deliver my lecture in a very interesting way so that you can understand pharmacology in a very interesting and enjoy the lecture of pharmacology. And as you know, pharmacology is a little bit difficult, but we will study the pharmacology in a very interesting manner so that you can enjoy the lecture. Okay, so let's start. What is pharmacology? Pharmacology is the study of the drug. Pharma is derived from the Greek word pharmakon. Pharmakon means drug. And logy means study. Okay, so what is pharmacology? Pharmacology is the study of the drug, and pharmacology is divided into two parts: medical pharmacology and toxicology. Okay, pharmacology is divided into two parts: medical pharmacology and toxicology. Okay, what is medical pharmacology? In medical pharmacology, we want to get the desirable effect of the drug. Okay, and toxicology cause the undesirable effect to the body. For example, जब हम पैरासिटामोल मीन पैराडोल की टेबलेट लेते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान है। जब हम पैराडोल की टेबलेट लेते हैं तो हमारा डिजायरेबल इफेक्ट क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो फेवर है वो कम हो जाए, टेम्परेचर कम हो जाए, ठीक है। ये तो हो गया इसका डिजायरेबल इफेक्ट। और अनडिजायरेबल इफेक्ट क्या है कि वो पैरासिटामोल जो है ना एलर्जिक रिएक्शन भी काज कर सकती है। अगर वो बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन काज करेगी तो ये हमारा उसका कौन सा इफेक्ट था? अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। देखिए हमने पैरासिटामोल क्यों ली थी? हमने ली थी कि फेवर को कम करने के लिए, टेम्परेचर को डाउन करने के लिए, ठीक है। ये तो हो गया हमारा मेडिकल फार्माकोलॉजी, हमारा डिजायरेबल इफेक्ट था। और अनडिजायरेबल इफेक्ट में उसने बदले में क्या दिया? हमारा जो है एलर्जिक रिएक्शन हमें काज करके वो पैरासिटामोल, तो ये हमारा हो गया जी अनडिजायरेबल इफेक्ट नाउन एज टॉक्सिकोलॉजी। ओके, सो इंशाल्लाह आप जो है एंजॉय करेंगे लेक्चर को। अनडिजायरेबल इफेक्ट एंड मेडिकल फार्माकोलॉजी डिजायरेबल इफेक्ट। ओके, अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है। फॉर एग्जांपल मैंने पैरासिटामोल ली, पैरासिटामोल मैंने क्यों ली थी? ड्रग कि जो मेरी बॉडी में जो फेवर है, जो टेम्परेचर है उसको कम करे। ये था मेरा डिजायरेबल इफेक्ट जो मैं चाह रहा था उस ड्रग से। ओके, और उसने बदले में अपना साइड इफेक्ट भी दिखाया। क्या किया उसने? एलर्जिक रिएक्शन। ओके, तो ये एलर्जिक रिएक्शन हम नहीं चाह रहे थे कि हमारी बॉडी में जो पैरासिटामोल जो है ये जाके एलर्जिक रिएक्शन भी काज करे, ये हम नहीं चाह रहे थे। ये हो गई अनडिजायरेबल इफेक्ट, इसी को हम कहते हैं टॉक्सिकोलॉजी। होप सो मैं अपनी बात समझा पाया हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है फार्माकोलॉजी को दो डिवीजन में डिवाइड किया गया है, ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक, ठीक है। और डिविजन्स, अब इसके हम डिविजन्स पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजी की दो बड़ी डिविजन्स है, ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक। ओके, what is pharmacokinetic, what is pharmacodynamics? No problem. Pharmacokinetics is the effect of the body to the drug, okay, and pharmacodynamics effect of the drug to the body. याद रखने के लिए जो है इसका डी याद रखें, फार्माकोडायनेमिक्स का मीन एक्शन ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी, एक्शन ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी, on the body. Okay, and effect of the body
ऑन द ड्रग इज नाउन एज फार्माकोकाइनेटिक। बहुत ही आसान है, ठीक है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने ड्रग ली, ठीक है, कोई पैरासिटामोल ही ले लेते हैं। तो मैंने ड्रग ली, हमारी बॉडी जो है उस ड्रग के साथ क्या करेगी? मैंने उसको पहले ऑरली अपने जो है बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट किया, उसके बाद मेरी जो बॉडी है उसको ऑब्जॉर्व करेगी थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमक। ऑब्जॉर्प्शन के बाद उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो है उसको हमारी बॉडी से एलिमिनेट करेगी। ये तो हमारी बॉडी उस ड्रग के साथ अपना काम दिखा रही है, अपना इफेक्ट दिखा रही है, ठीक है। और ड्रग ने बॉडी में क्या किया? उस पैरासिटामोल ने जो है टेम्परेचर कम कर दिया मेरी बॉडी का। वेरी सिंपल, ओके। तो होप सो मैं अपनी बात समझा पाया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं जी फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या आ जाता है। मूवमेंट ऑफ द ड्रग, मूवमेंट ऑफ ड्रग नंबर 1, नंबर 2 एब्जॉर्प्शन, नंबर 3 मेटाबॉलिज्म, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूशन, एंड नंबर 4 मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी। ठीक हो गया। देखें फार्माकोकाइनेटिक्स, व्हाट द बॉडी डू विद द ड्रग। क्या कर रही है बॉडी? उसकी मूवमेंट करा रही है, ड्रग की अब्जॉर्प्शन करवा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन करवा रही है, और उसको एलिमिनेट कर रही है हमारी बॉडी से। और ड्रग क्या कर रही है बॉडी के ऊपर? हमारा जो डिजायरेबल इफेक्ट था, जो मैंने पैरासिटामोल लिया है, उसने मेरी बॉडी का जो है टेम्परेचर कम किया, मेरा फीवर कम किया। ओके, दिस इज द फार्माकोडायनामिक्स। एंड फर्दर फार्माकोडायनामिक्स कंस्टिट्यूट ड्रग रिसेप्टर साइट, ड्रग रिसेप्टर साइट और इनर्ट बॉन्डिंग साइट। Okay, drug receptor sites mean the drug which attach on the receptor in the body and produce its action. Okay, for example, different ion channels in our body. Ion channel. Different ion channels in our body are the receptor sites for the different types of drug. Okay, and further drug receptor site divided into two parts: agonist and antagonist. एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्या है? जब ड्रग रिसेप्टर पे अटैच होगी और उस रिसेप्टर को जो है एक्टिवेट करेगी, तो वो उस ड्रग को हम कहेंगे एगोनिस्ट। जब वही ड्रग रिसेप्टर पे अटैच होगी और उसको जो है इनहिबिट करेगी उस रिसेप्टर साइट को, ठीक है, और कोई जो है इफेक्ट काज नहीं करेगी, उसको उस ड्रग को हम कहेंगे एंटागोनिस्ट। ओके, वेरी सिंपल। एंड इनर्ट बॉन्डिंग साइट्स आर those non-regulatory molecules on which drug binds and do not produce any effect, and the receptor site do not produce any effect, is known as inert bonding site. Okay, these are the non-regulatory molecules on which drug bind and do not produce its action. फॉर एग्जाम्पल, हमारी ब्लड प्लाज्मा के अंदर अल्ब्यूमिन, ठीक है, और इसके अलावा रोसोग्लूकोइड, ये दो मॉलिक्यूल ऐसे हैं वो ड्रग को जो है अपने साथ बाइंड कर लेते हैं और उस ड्रग का जो एक्शन है उसको रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। इस वजह से हम कहते हैं कि इनर्ट बॉन्डिंग साइट जो हमारी ब्लड में है ये बफरिंग का काम करती हैं। बफरिंग मतलब उस ड्रग की जो एक्शन की जो कैपेसिटी है उसको कम कर देती हैं, ठीक है। देखिए बफरिंग, इनर्ट बॉन्डिंग साइट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बफरिंग ऑफ द
ड्रग कंसंट्रेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अल्बुमिन एंड रोसो, these two substances present in our blood plasma provide an attachment site to the drug and play an important role in the buffering of the drug। देखें, अगर कोई ड्रग हमारी बॉडी के अंदर जो है चली गई है ज़्यादा क्वांटिटी में, तो वो ड्रग जो है ना इन नॉन रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो है जाके अटैच हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि नाम से जा रहा है इनर्ट बॉन्डिंग साइट, जब इनके ऊपर अटैच होगी तो वो ड्रग जो अपना एक्शन नहीं कर पाएगी। जब अपना एक्शन नहीं कर पाएगी तो हम कहेंगे कि ये जो है ये बॉन्डिंग साइट जो है उस ड्रग की बफरिंग में अपना रोल प्ले कर रही है, ठीक है। होप सो मैं अपनी बात समझा पाया हूँ। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द फार्माकोकाइनेटिक इन डिटेल। ओके, वी विल डिस्कस द ईच टर्म इन डिटेल, मीन मूवमेंट, absorption of the drug, distribution and metabolism and elimination of the drug from the body. So first of all we will discuss the movement. Okay, so this movement further comprises permeation, number 2 Fick's law, and number 3 water and lipid solubility। Okay, so movement of the drug in our body further divided into permeation, Fick's law, water and lipid solubility of the drug। What is permeation? Permeation is the movement of the drug within and into the biological environment। Okay, this is the permeation। And Fick's law basically describe the rate of movement of the drug from the site of administration into the blood plasma, into the systemic circulation। Okay, and water and lipid solubility, some drugs are soluble in lipid and some drugs are soluble in water। Okay, so we will discuss in detail। So what is permeation? Permeation is the movement of the substances from the site of administration into the systemic circulation। Okay, and further permeation is done by the 4 processes। Number 1 aqueous diffusion, number 2 lipid diffusion, number 3 spatial barrier, and number 4 endocytosis। Okay, number 1 aqueous diffusion, number 2 lipid diffusion, and number 3 transport through spatial carrier, and number 4 endocytosis। Okay, what is aqueous diffusion? Aqueous mean water, diffusion mean passive movement। Whenever we talk about the diffusion, then the passive movement of the molecules come in our mind। Okay, so aqueous diffusion mean the movement of the substances through which across the pores। Which type of pores? Water filled pores of capillaries। Okay, water filled pores, water filled pores। Okay, this is the aqueous diffusion। What is aqueous diffusion? Movement of passive movement of the substances of the molecules across the pores। Which type of pores? Aqueous, water filled pores। Okay, so our capillaries contain water filled pores, so these water filled pores will facilitate the aqueous diffusion of the molecule। Okay, and lipid diffusion is also done through the lipid barrier of the capillaries। Okay, lipid barrier of the capillaries। Okay, and special carriers, ये तो जी हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो स्पेशल भी होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स के आयन्स हो गए, तो उनके लिए स्पेशल कैरियर्स हैं, जैसे कि सोडियम और पोटाशियम एटीपीएस जो चैनल्स हैं, उनके लिए जो है जो आयन्स हैं वहाँ से स्पेशली जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आयन्स मूव फ्रॉम द सोडियम पोटाशियम एटीपीएस
चैनल इन द कैपिलरीज। ओके, ये हमारे जी स्पेशल गेस्ट हैं। उसके बाद एंडोसाइटोसिस, सम लार्ज प्रोटीन्स मॉलिक्यूल डू नॉट पास थ्रू द कैपिलरी मेम्ब्रेन्स by aqueous diffusion, lipid diffusion and special carriers. They move by the process of endocytosis, and you know endocytosis is the invagination of the cell membrane invade the cytoplasm, and in this way a vesicle is pinched in the cytoplasm of the cell, and in this way this drug will move inside the cell. Okay, some large protein molecule move by endocytosis by the invagination of the cell membrane. Okay, hopefully you understand my lecture. Movement divided into three parts: permeation, Fick's law, water and liquid solubility. Permeation further divided into four parts: aqueous diffusion, lipid diffusion, special carriers and endocytosis. Okay, होप सो मैं अपनी जो है बात डिलीवर कर पाया हूँ। अच्छा, इसके बाद जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ये एक्वस डिफ्यूजन और जो लिपिड डिफ्यूजन हो रही है, इसको जो है प्रमोट कौन करता है जी? फिक्स लॉ। वेरी इंटरेस्टिंग। फिक्स लॉ जो है एक्वस और लिपिड डिफ्यूजन को प्रमोट करता है। और फिक्स लॉ क्या है जी? फिक्स लॉ, व्हाट इज फिक्स लॉ? इसको जरा यहाँ करके बयान करता हूँ। Fick's law. Fick's law is the rate of the movement of the drug molecules inside the capillaries through aqueous diffusions or lipid diffusions. Is directly proportional to the concentration gradient of the drug and permeability coefficient over thickness is inversely proportional and area is also directly proportional. बहुत सिंपल है, जिस हमारा बॉडी ऑर्गन का एरिया ज़्यादा होगा वहाँ से ज़ाहिर सी बात है ड्रग की ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगी और ज़्यादा मूवमेंट होगी ड्रग की। जैसा कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया ज़्यादा है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है ड्रग की जो रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन होगा वो ज़्यादा होगा, उसकी मूवमेंट ज़्यादा होगी। और जो स्टोमिक है उसका एरिया कम है तो स्टोमिक में जो है एब्जॉर्प्शन कम होगी। इस तरह जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी थिकनेस कम होती है बनिस्बत स्टोमिक की। तो इस तरह जिसकी थिकनेस कम होगी तो उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी वहाँ से, और जिसकी थिकनेस ज़्यादा होगी जिस ऑर्गन की उसकी मेम्ब्रेन की थिकनेस ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे जो है मॉलिक्यूल्स कम रेट से जो है मूव करेंगे, उसकी जो है रेट ऑफ मूवमेंट भी कम होगा। सो दिस इज द फिक्स लॉ। ओके, तो एक्वस डिफ्यूजन एंड लिपिड डिफ्यूजन इज facilitated by Fick's law.